Hello students. So today we are going to discuss the main part of this chapter, that is called extraction of different metals. बराबर हमने इस चैप्टर के अंदर पहले ही सीखा हुआ है कि इस चैप्टर के अंदर स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो हमने सीखा था कि फर्स्ट स्टेप इसके अंदर होता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग का, बराबर। उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स, बराबर। कॉन्सेंट्रेशन मेथड के बाद एक प्रॉपर वे में हमें उसको क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। तो एलिंगम डायग्राम और उसकी एप्लीकेशंस में हमने ये भी सीखा कि कौन सा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बराबर। एक्टिव मेटल्स जो है उसके लिए और लेस रिएक्टिव है उसके लिए। तो आज हम लोग जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन करेंगे। बेसिकली ये है एप्लीकेशन ऑफ पायरोमेटलर्जी। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो शॉर्ट में नोट्स लिखे हुए हैं, तो आप उसको इसी में से कॉपी कर सकते हैं, बराबर। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर ये जो हमें आयन को एक्सट्रैक्ट करना होता है उसके अंदर ये फिगर मेन है जो बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होते हैं उसके ओर्स। तो याद करो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सारे ओर्स पढ़े हुए हैं, बराबर। जैसे कि हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है, बराबर है, फूल्स गोल्ड जिसको कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास ओर्स है। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला आपको सिखाया हुआ था, दैट इज Fe2O3। मैग्नेटाइट को क्या कहेंगे, Fe3O4 2334। लिमोनाइट का फॉर्मूला है Fe2O3.3H2O। सिडेराइट का है FeCO3 और आयरन पायराइट का FeS2। अब इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल लिया जाए जिसमें से एक्सट्रैक्शन करें। तो याद करो वहां पर भी बताया था ये सारे मिनरल्स है, इट इज नॉट अ ओर। और का मतलब क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में हमें आयन मिले उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। और दूसरी बात, कन्वेंशनल मेथड होना चाहिए, इकोनॉमिकली भी फायदे में रहने चाहिए। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। मान लो कि एक लड़का है रमेश करके, इंडस्ट्री के अंदर गया, तो उसने अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स को देखा। उसको ऑक्साइड को देखकर ही पता चल गया कि भाई हम लोग जो है इसमें से आगे प्रोसेस कर सकते थे। हालांकि वहां का जो ओनर था उसको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, तो उसने जो है उसके सामने सारे के सारे मिनरल्स रख दिए कि भाई आप इसमें से सिलेक्ट कीजिए। तो सिलेक्शन का जब टाइम आया तो आप बताइए कि उसने कौन सा ओर सिलेक्ट किया होगा। अब यहां पर बात आती है नॉलेज की, बराबर। वो कोई डोबा तो है नहीं, उसके पास नॉलेज था मेटलर्जी का। तो मेटलर्जी के अंदर हमने पायरोमेटलर्जी के अंदर भी सीखा था, एप्लीकेशन में स्मेल्टिंग के अंदर। तो एक फॉर्मूला था MxOy प्लस Y कार्बन, इट गिव्स X मोल ऑफ मेटल प्लस Y मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसको तुरंत क्लिक हुआ और उसने उसके मैनेजर को बोला, उसके ओनर को बोला कि भाई हम उसमें से ऑक्साइड और ले सकते हैं जिसके अंदर आयन का जो कंसंट्रेशन है वो भी ज्यादा है और हम लोग उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट भी कर पाएंगे। तो उसने बोला तुमने FeCO3 क्यों नहीं लिया। तो उसने बोला कि FeCO3 अगर हमें लेना होता तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको डिकम्पोज करना पड़ता है, फिर ऑक्साइड मिलता है। अगर हमारे पास पहले से ऑक्साइड है तो ले लीजिए, चलो वो तो फिर भी ठीक है। उसने बोला कि सल्फाइड, तो उसने बोला, उसने उसके ओनर के सामने थोड़ा मुस्कुराया। तो वो बोल रहा था कि भाई आप मुस्कुरा क्यों रहे मेरे सामने देखकर। तो उसने बोला कि इसको साले को ओनर किसने बनाया होगा, क्योंकि इसके बाद इसका कोई नॉलेज था नहीं, बराबर। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं सर, आप सल्फाइड से भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन सल्फाइड ज्यादा महंगा पड़ेगा क्योंकि सल्फाइड में जो है फ्लोटेशन करना पड़ेगा, ये सब करने प्रोसेस करनी पड़ेगी, ऐसा ऐसा है। तो मेन बात है उसके अंदर रजिस्टर किया ये नॉलेज को कि ऑक्साइड बेटर है। अब उसके अंदर सबसे पहली बात आती है, हमें मालूम ही है कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, बराबर। तो जनरली यहाँ पर यूज होता है वो हेमेटाइट यूज होता है। हेमेटाइट को उसने क्या किया, बड़े बड़े क्रशर्स और ग्राइंडर में ले गया और उसको क्रश करना स्टार्ट कर दिया। उसमें से फाइन पाउडर बनाया। पाउडर जो होता है इसमें लम्स होते हैं ना बड़े बड़े, उसको क्रशर में वो क्या करता है, क्रश कर देता है। उसके बाद एकदम फाइन ट्यूनिंग पाउडर नहीं बन जाता है, थोड़े से छोटे पीसेस रह जाते हैं, जो हमने डिस्कस किया था बॉल मिल के अंदर। आगे प्रोसेस के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या था, मेन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के हमारे पास कितने कितने मेथड है। तो एक है हैंड पिकिंग, वो तो पुराना मेथड है। हाइड्रोलिक वॉशिंग, चलो ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन भी कर सकते हैं, बराबर, क्योंकि यहाँ पर आयन ओर है तो मैग्नेटिक सेपरेशन से हम लोग इम्प्योरिटी को डिफरेंट कर सकते हैं। दूसरी बात है फ्लोट फ्लोटेशन, सल्फाइड लेंगे तो फ्लोट फ्लोटेशन करेंगे, मना करने की जरूरत नहीं है, बराबर। लीचिंग प्रोसेस, तो यहाँ पर कोई एल्यूमिनियम है ना, गोल्ड है ना, AU है और AG भी है।
तो इस सब में मेथड में कॉन्सेंट्रेशन में सबसे ज्यादा बेटर जो है तो क्रशिंग हो गया, कॉन्सेंट्रेशन बाय ग्रेविटी सेपरेशन, यानी कि पानी का जो है फ्लो उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा कि लाइटर पार्टिकल्स जो है मूव अवे और हैवियर और पार्टिकल्स थे वो वहां पर रह गए। मैग्नेटिक सेपरेशन से भी उसने कुछ इम्प्योरिटी को निकाल दिया। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन याद कीजिए, बराबर। तो उसने बोला कि सर इसमें जो है हमें हीट करना पड़ेगा स्ट्रांगली इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, बराबर। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में थोड़ा सा फर्क रहता है, उसमें फुल ऑक्सीजन रहता है, फुल एयर रहती है, बराबर, और इसमें कम रहेगा। तो मान लीजिए कैल्सिनेशन कर रहे हैं, अगर कार्बोनेट और है, मान लो कि FeCO3 है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeO प्लस CO2 में। और अगर सल्फाइड और है तो याद करना ये सिर्फ एक वहां पर मैंने एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखा हुआ है जहां पर कोई जरूरत नहीं है आपको समझने की। तो ये है FeS2 सल्फाइड और है ये वाला आयन पायरेट। अगर सल्फाइड है तो कैसे करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे ऑक्सीजन, बराबर। तो FeS2 प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स Fe2O3 प्लस SO2। स्केलेटल इक्वेशन है, बाकी जो है आपको अगर याद करना है तो कैसे याद करेंगे, बराबर। 411 नंबर क्या है याद कर लो, 411, 4 मोल ऑफ FeS2, 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन, बराबर। 411 करना है, 420 ही नहीं करनी है यहाँ पर, 411 करना है। 411 करोगे तो सीधा क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 Fe2O3 प्लस 8 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है इतना। कार्बोनेट हुआ तो सीधा उसको डिकम्पोज करो, बराबर। और अगर सल्फाइड हुआ तो उसमें आप ऑक्सीजन का सप्लाई दे दो तो वो हो जाएगा Fe2O3 और SO2 के अंदर। अल्टीमेटली घूम फिर के सबका जो है वो फाइनल डिसीजन क्या आ रहा है, ऑक्साइड। ऑक्साइड के बाद का नेक्स्ट स्टेप है स्मेल्टिंग। तो ये इनिशियल स्टेप जो है वो मैं आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, बाकी जो है टेक्स्ट बुक में से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये भले थोड़ा सा लेंथी लगेगा लेकिन सिंपल हो जाएगा, दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। चलो अब हमने ऑक्साइड ले लिया, चलो भाई तो ऑक्साइड की बात तो बोले अब स्मेल्टिंग करवा दो। स्मेल्टिंग करेंगे या तो कार्बन से या तो कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो एलिंगम डायग्राम काम में आएगा। चलो फटाफट, स्मेल्टिंग के अंदर क्या होता है, रिडक्शन विथ कार्बन। तो वो तो हमें मालूम है, रिडक्शन विथ कार्बन करेंगे तो मान लो कि FeO प्लस कार्बन हुआ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, Fe प्लस CO के अंदर। ओके, तो किस में करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में। किस में करेंगे बेटा, ब्लास्ट फर्नेस में, बराबर। जिसमें ब्लास्ट धड़ाधड़, तो वहां पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर भी बताऊंगा कि ब्लास्ट फर्नेस में होता क्या है। इसमें ब्लास्ट फर्नेस होता कैसा है, टॉल सिलिंड्रिकल फर्नेस मेड बाय स्टील। ये जो टॉल सा है, बराबर, ऊपर और नीचे थोड़ा सा नैरो है, बीच में ब्रॉड है, इसके अंदर यहाँ पर जो है स्टील और फायर ब्रिक्स लगाए जाते हैं अंदर, बराबर। तो ये यहाँ पर इसकी अंदर की जो वॉल होती है बेटा उसमें स्टील का यूज किया जाता है और फायर ब्रिक्स का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि फायर ब्रिक्स जो है वो टेम्परेचर को सहन कर सकता है, बराबर। तो स्टील एंड लाइन इनसाइड द फायर ब्रिक्स, तो उसके अंदर आपको फायर ब्रिक्स का भी यूज करना है। और लिखा हुआ है कि नैरो एट द टॉप एंड बॉटम। तो ये छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन जैसा हो जाएगा कि सही में स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस में होती है। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, तो टॉल सिलिंड्रिकल मॉडल है, ऊपर और नीचे से नैरो है, बीच में ब्रॉड है, और उसकी दीवार किसकी बनी हुई है, जिसके अंदर हमने स्टील का भी यूज किया है और फायर ब्रिक्स का भी यूज किया हुआ है। तो अंदर जाकर बैठना नहीं है, सिर्फ उसका एक सेटअप बना दो, फिर बाकी काम अपने हिसाब से होता रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से खिड़की खोली अंदर जाके देखना पड़ेगा कि कैसा हो रहा है प्रोसेस है। वहां पर टेम्परेचर इतना होता है कि हम तो सीधा धुआं हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करने का भाई। चलो अब इसके अंदर मेन पोर्शन क्या क्या रहता है, तो सबसे पहले लिखा है टायर्स। तो नीचे आप देख रहे हैं ये जैसे साइड में गोले बनाए हुए हैं, बराबर, वो टायर्स है बेटा। तो टायर्स के थ्रू होता क्या है, ऐसे उड़ नहीं जाने का, टायर्स जो है उसमें ऐसे मूवमेंट होती रहती, एयर ब्लो होता रहता है। आपके एनसीईआरटी में देखो सीधा कोई मैकेनिज्म है, सीधा नीचे से ऐसे एयर अंदर डाल के दिखाया हुआ है, तो हॉट एयर विल बी देयर। तो टायर्स जो होता है वो क्या करता है, वहां से हॉट एयर को ब्लो करता रहता है। तो दैट इज हॉट एयर इज एडमिटेड थ्रू द टायर्स। नेक्स्ट टैपिंग होल, नीचे जो है टैपिंग होल है, देखो यहां से और यहां से। सबसे नीचे जो है वो मोल्टन आयन है, बराबर है। सबसे नीचे भारी चीज, ऊपर हल्की चीज, तो ऊपर क्या होगा स्लैग, नीचे आयन। तो उसमें होल दिए है ना, तो होल हमेशा खुले नहीं रहते बेटा, वो बंद होते हैं। लास्ट में खोलते कि भी नीचे आयन आया हुआ है तो उसमें से टैपिंग होल में से विड्रॉ कर ले हम लोग आयन, और स्लैग को भी अलग कर ले, ऐसा होता है ऐसा। चलो तो दैट इज ऑल अबाउट द स्मेल्टिंग एंड सम ऑफ द
फिगर के बारे में बताया हुआ है कि टायर्स है और क्या क्या चीज है। फिगर को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग ये करेंगे कि रिडक्शन प्रोसेस, बराबर। अभी एप्लीकेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम, एप्लीकेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम, अपना एलिंगम डायग्राम चेक करोगे तो इस तरह से कुछ है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि सबसे पहली बात करवाना क्या है हमें, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये मिटा देता हूं, जैसे ये आप लिख लेना, कंप्लीट कर लेना ये चीज। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, इसके कुछ इक्वेशंस जो होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, जो लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे कि रिडक्शन प्रोसेस होता क्या है। ये जो रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस जो है उसमें बेटा होता है, जैसे आयन ऑक्साइड लिया आपने, कार्बन के साथ इसको हीट किया तो ये बन जाता है Fe+CO। ये है आपका रेडॉक्स इक्वेशन, बराबर है। इसको तो हाफ इक्वेशन में बांटे हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, FeO डिकम्पोज होगा इन Fe+1/2O2, तो इसके लिए भी कुछ होगा ना, डेल्टा G ऑफ रिएक्शन नॉट, दैट इज किस में से किस में कन्वर्जन है, FeO में से Fe में, मैंने ये आपको बताया था। और जो कार्बन होगा कोक, वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को कैप्चर करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसका भी अपना डेल्टा G ऑफ रिएक्शन होगा, इसमें C में से CO बन रहा है। जस्ट लुक एट दैट रिएक्शन, बराबर है। क्या FeO वाला जो है, ये सीधा वन स्टेप है, FeO प्लस कार्बन इट गिव्स Fe+CO, रेडॉक्स रिएक्शन है। FeO गिव्स Fe+1/2O2, डेल्टा G ऑफ रिएक्शन FeO में से Fe। तो इसको स्प्लिट करके हमने क्या किया हुआ है, कन्वर्ट किया हुआ है। पहला ये वाला, बराबर है, जिसमें इसमें से यानी FeO में से 1/2O2 रिलीज हो रहा है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। और ये ऑक्सीडेशन जहां पर कार्बन उसको कैप्चर करके ये बना रहा है, 1/2O2 कैंसिल करो, वापस ऊपर वाला इक्वेशन आपको मिलेगा। अल्टीमेटली हुआ क्या कि मान लो कि ये मैंने लिया डेल्टा G1 और ये लिया हुआ है डेल्टा G2, तो आपका होना क्या चाहिए कि डेल्टा G ओवरऑल रिएक्शन है जिसमें डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, इसकी जो भी इंडिविजुअल इक्वेशंस होंगे उसकी कुछ वैल्यूज होंगे, बराबर है। लेकिन वो वैल्यू का फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर डेल्टा G ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आएगा और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बनेगा, बराबर। तो ये जो है लास्ट लेक्चर में भी मैंने वैल्यू के साथ समझाया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार बता दूं कि इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ कोक के थ्रू ही रिडक्शन होता है। कभी कभी कुछ टेम्परेचर के रीजन में ऐसा भी है कि FeO जो है या तो आयन ऑक्साइड जो है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूस करता है और कार्बन भी रिड्यूस कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कार्बन जो है वो इस इक्वेशन में फाइनली इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, Fe में कन्वर्ट करेगा और खुद बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आते हैं एलिंगम डायग्राम, बराबर। एलिंगम डायग्राम जो है वो हमें क्या सिखाता है, तो जरा ध्यान से देखिए बेटा। ये लाइन किसकी जा रही है, CO में से CO2 की जा रही है, बराबर है। अच्छा, ये लाइन किसकी जा रही है, C में से CO की लाइन जा रही है। और ये वाला लाइन देखिए आप, Fe में से FeO वाली लाइन है, क्लियर है। तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या समझाया था, एक ट्रिक देखिए एलिंगम डायग्राम को क्रैक करने के लिए कि नीचे वाली जो लाइन है, बराबर, बिलो द लाइन, जो मान लो कि यहाँ आयन ऑक्साइड है तो उसके नीचे वाली लाइन जो है वो किसकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की है, तो वो FeO को रिड्यूस कर सकता है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपको सिलेक्ट करना है तो क्या करना है, दो लाइनें देखिए, जैसे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में क्या था, Al2O3 ऑक्साइड को मैग्नीशियम रिड्यूस कर सकता था, दैट इज अ ट्रिक, ओके, कि भाई लोअर द लाइन रिड्यूस द अपर वन, दैट्स इट। तो यूजिंग द ED आप देखिए कि यहां से ये दो लाइनें जा रही, ये गई गई गई, यहां तक गई, यहां पर क्रॉस हुई, यहाँ पर टेम्परेचर है 1073, यानी कि यूजिंग ED एट दिस टेम्परेचर एंड अबव दिस। अब इसके बाद मान लो कि इसके बाद ये लाइन CO वाली लाइन जो है इसको क्रॉस करके ऊपर जा रही, क्रॉस करके यहाँ पर ऊपर जा रही है, तो इस टेम्परेचर से ज्यादा 1073 से जब ज्यादा टेम्परेचर होता है तो CO का कोई काम नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको रिड्यूस कर सकता नहीं है।
वो कब रिड्यूस कर पाएगा, जब कभी भी ये लाइन इस रीजन में है यानी कि बिलो है। तो यहां से यहां तक की कहानी अलग है और यहां से यहां तक की कहानी अलग है। मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है क्लियर, ध्यान से देखिए कि 1073 केल्विन से पहले और बाद की, तो यूजिंग ईडी यानी एलिंगम डायग्राम एट 1073 केल्विन एंड अबव दिस CCO लाइन इज मच बिलो। तो आप देख सकते हैं कि CCO लाइन यानी इसकी बात कर रहे हैं, बराबर। तो इस टेम्परेचर के बाद ये वाली लाइन जो है वो कैसी है, बिलो है, बिलो है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन है वो आयन ऑक्साइड को इस टेम्परेचर के बाद यानी इस टेम्परेचर 1073 या तो उससे ज्यादा जो टेम्परेचर है उसमें कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट बेटर है। क्यों, क्योंकि इसकी लाइन जो है नीचे है और FeO वाली लाइन ब्लू वाली ऊपर जा रही है। फिर से समझिए, बराबर है। ये वाली लाइन नीचे आ रही है, उसमें कौन सा है, कार्बन है, कोक हो गया। लुक एट दैट, at 1073 Kelvin temperature or above this temperature CCO line is much below than FeFeO line and delta G naught reaction जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो जाएगा so coke reduce the FeO to Fe, यानी कि FeO को Fe में रिड्यूस करने वाला कौन है, C कार्बन। लेकिन कब, ये जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर है 1073 केल्विन। ये पॉइंट देखिए, ये नीचे कहां पे टच कर रहा है, 1073 केल्विन। वो टेम्परेचर पे या तो उससे ज्यादा वाला जो टेम्परेचर है वहां पर CCO लाइन इज बिलो देन दिस ब्लू लाइन। ब्लू लाइन किसकी है, आयन ऑक्साइड की। एंड इज एट दिस टेम्परेचर एंड अबव दिस टेम्परेचर कार्बन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इससे पहले की कहानी अलग है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग इसके पहले की कहानी देखते हैं यानी बिफोर दिस टेम्परेचर, ये वाला जो है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी लाइन नीचे है FeO की लाइन से। तो FeO को रिड्यूस कौन करेगा, CO। कौन रिड्यूस करेगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर। बट इट इज बिफोर 1073 केल्विन टेम्परेचर। सो बिलो 1073 केल्विन द CCO2 लाइन लाइज बिलो, सो CO इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बराबर। इतनी बात याद रखो कि 1073 से ज्यादा टेम्परेचर होगा तब कार्बन या तो कोक इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसकी लाइन ब्लू लाइन से नीचे है, ये वाली लाइन इससे नीचे है, और इससे पहले ये वाली लाइन जो है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की जो लाइन है वो ब्लू लाइन के बिल्कुल नीचे जा रही है। सो दैट इज द रिडक्शन प्रोसेस, बराबर है। अब हम लोग इसके अंदर जो जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। Now let us discuss the reactions involving in the extraction of iron, बराबर है। तो बेटा ये जो फिगर है मैंने आपकी समझ के लिए बनाई हुई है, बेटर फिगर आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये एक नॉर्मल सी फिगर है, लेकिन इसके अंदर मेन पार्ट सारा आ जाते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर जो दिखाया हुआ है वो थोड़ी सी फिगर अलग है। आपकी टेक्स्ट में सिंपल सी फिगर है, आप ये भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर है डबल कप एंड कॉन अरेंजमेंट। डबल कप एंड कॉन अरेंजमेंट का मतलब क्या, कि जैसे यहाँ से और हम लोग डालेंगे, ये जो है यहाँ से सीधा नीचे आएगी इस कंपार्टमेंट में, बराबर है, और वापस ब्लॉक हो जाएगा। जहां से गैसेस नीचे से अगर बनेंगे भी तो वो एस्केप यहाँ से बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ऊपर वाली सिस्टम को क्या कहेंगे, डबल कप एंड कॉन अरेंजमेंट। क्या कहेंगे, डबल कप कॉन अरेंजमेंट। यहां पर जो पार्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है चार्ज, बराबर है। चार्ज यानी यहाँ पे प्लस माइनस वाला नहीं है, लेकिन चार्ज का मतलब ये है कि यहाँ पर आप क्या ऐड कर रहे हो, क्या डाल रहे हो एक्सट्रैक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 8 पार्ट्स ऑफ ओर, बराबर है, और 4 पार्ट कोक प्लस 1 पार्ट ऑफ लाइमस्टोन, बराबर है। तो यहां से वो चीज ऐड हो रही है। मैंने बताया कि ऊपर और नीचे ये बिल्कुल नैरो है, बराबर है। और एक मिनट पहले लेट मी चेक कि आपको फिगर जो है कैमरा में दिख रही है, बराबर। ओके, ऑलमोस्ट इज दैट, हो गया डन। नाउ अब आप देखिए कि टेम्परेचर की रेंज अलग अलग है।
यहाँ से जो आपने डाला हुआ है उसमें है क्या 8 पार्ट्स ऑफ ओर, यानी कि जो हमने हेमेटाइट लिया हुआ है वो आयरन ऑक्साइड्स बराबर है 4 पार्ट को बराबर है, यानी कार्बन 1 पार्ट ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब है CaCO3। तो यहाँ से कौन कौन से रीजन में क्या होता है, नीचे है टायर्स, टायर्स जो है वहां से क्या होती है हॉट एयर विल बी ब्लोन बराबर है। तो यहाँ से हॉट एयर हम लोग ब्लो कर रहे हैं, और नीचे टेम्परेचर का रीजन जो है वो यहाँ पर आप देख लीजिए कि सबसे नीचे है 2170 केल्विन, यहाँ पर है 1623, 1423, 1123, 523 बराबर है। तो कुछ नहीं, ऑलमोस्ट 23 के आसपास है। टेम्परेचर की रेंज में कहीं पर वेरिएशन हो सकता है, तो आप आपके एनसीईआरटी में देख लीजिए। बाकी जनरल टेम्परेचर की रेंज जो है ऑथेंटिक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इस रेंज में लिखा हुआ है कि और लूजेस मॉइस्चर एंड बिकम पोरस बराबर है। इस रीजन में क्या होता है स्लैग फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ स्लैग एंड आयरन होगा, नीचे जाते जाते वो आयरन और मोल्टन जो स्लैग है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद की जो प्रोसेस है गैसेस यहाँ से निकल जाएगी। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। ओके, सो सबसे पहले है जोन ऑफ कंबशन। जोन ऑफ कंबशन के अंदर सबसे पहले कौन सा इक्वेशन होगा, तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर से हम लोग डाल रहे हैं दैट इज कोक, व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ हॉट एयर यानी ऑक्सीजन, तो वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर डेल्टा H जो है उसका है -393.5 किलो जूल पर मोल बराबर है, ऐसा कुछ वैल्यू वहां पर आता है 393.5 के आसपास। बेसिकली हमें वैल्यू से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोसेस है बेटा वो कैसा है कि रिएक्शन जो है, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, लॉट्स ऑफ हीट इज रिलीज बराबर, काफी ज्यादा हीट रिलीज हो रही है बराबर। दूसरी बात है आगे जो है उसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि CO2 जो है आगे मूव करेगा। इन दिस रीजन टेम्परेचर जो है वो बेसिकली कितना होता है 2170 केल्विन, 2170 केल्विन बराबर है। यानी ऊपर से जो भी कोक आएगा हॉट एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा CO2 बनाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट कि भाई यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 2170 केल्विन होता है। आगे की प्रोसेस के अंदर अगर हम लोग लिखे तो दैट इज जोन ऑफ, साथ में लिखने जाइए, पहला है जोन ऑफ कंबशन जिसके अंदर हम लोगों ने कार्बन का रिएक्शन करवा दिया O2 के साथ, तो CO2 बना, डेल्टा H विल बी नेगेटिव, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज कॉल्ड जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। इस जोन में होगा क्या, हीट एब्जॉर्ब होगी। तो आप देखिए यहाँ पर जो टेम्परेचर जो है वो जनरली इसमें टेम्परेचर जो रीजन है वो रहेगा 1423 केल्विन से लेकर 1623 केल्विन। पॉइंट वाइज लिखिए, टेम्परेचर की रेंज है 1423 तो 1623 तक, या तो कई बार यहाँ पर 73 तक भी हो जाता है, 73 केल्विन भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो टेम्परेचर की रेंज जो है वो कितनी है, यहाँ से ये टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि कुछ न कुछ यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो तो पक्का है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि ये जो CO2 बना, CO2 मूव्स अप, रिएक्ट विथ CO2 moves up and react with coke to form CO। CO2 जो नीचे से ऊपर जाएगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, वापस ऊपर से तो हमने डाल के रखा हुआ है कोक, तो उसके साथ रिएक्शन देगा और क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। और ये रिएक्शन जो है यहाँ पर उसमें ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे कि CO2 लिखा आपने, उसका कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दिया, CO2 विथ कार्बन, तो क्या बनेगा, सामने CO बनाओ, सामने बना दो CO, बैलेंस करो, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 कर दो, दैट इज CO2 प्लस C 2CO बराबर है। इसमें रिएक्शन जो है उसमें डेल्टा H कैसा मिलेगा आप बताओ, CO2 प्लस C, क्योंकि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो है 2170 है तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर डेल्टा H की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली कुछ 163 मिलती है, 163 किलो जूल पर मोल। और इससे पता चलता है कि यहाँ पर पॉइंट लिखते रहेंगे, रिएक्शन डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब क्या, रिएक्शन इज, यहाँ पर नेगेटिव था तो एक्सोथर्मिक, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, that is reaction is endothermic, and that's why the temperature will be decreases from 2170 to
दिस रीजन, यानी कि इतना टेम्परेचर हो जाता है जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन के अंदर, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो लिखते रहिए साथ में, जोन ऑफ कंबशन में क्या हुआ और इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास बराबर, नेक्स्ट कौन सा जोन आएगा बेटा, तो जोन जो है आगे हमने देखा है अभी, जोन जो है वो आएगा स्लैग फॉर्मेशन का, ये रहा स्लैग फॉर्मेशन जोन। तो यहाँ पे लिखेंगे जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन के अंदर नाम से ही पता चल जाता है कि स्लैग फॉर्मेशन में क्या होगा, स्लैग का फॉर्मेशन होगा। तो आप ऊपर से क्या डालते हो, लाइमस्टोन, क्या डालेंगे हम लोग, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन जो है सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, CaCO3 will be decomposed to converting calcium oxide and carbon dioxide। लिखो CaCO3 जो है कन्वर्ट हो रहा है, जनरली ये 1100 या तो 1123 केल्विन के आसपास हो रहा है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है स्लैग फॉर्मेशन। तो उस टेम्परेचर पे पहले डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मिडिल पार्ट ऑफ फर्नेस है, बराबर है, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि भाई इट इज अ मिडल पार्ट ऑफ फर्नेस। मिडल पार्ट ऑफ फर्नेस में टेम्परेचर जनरली कितना है, 1123 केल्विन। तो साथ में रख के लिखते रहिए मिडिल पार्ट ऑफ फर्नेस एंड दैट इज द टेम्परेचर रेंज, इतना होता है 1123 केल्विन टेम्परेचर। लाइमस्टोन डिकम्पोज हो रहा है। इसके साथ साथ ये जो है मेटालिक ऑक्साइड है, स्लैग फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको आगे सिखाया था कि ये जो है CaO वो किसके साथ कंबाइन होता है। तो याद कीजिए हमने बात की थी फ्लक्स की, बराबर। तो फ्लक्स में एसिडिक और बेसिक फ्लक्स है, तो मेटालिक ऑक्साइड जो है बराबर है वो किसके साथ कंबाइन होंगे, वहां पर भी आपको सिखाया था SiO2 के साथ, और ये चेंज हो जाएगा CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, बराबर है, इसको कहते हैं स्लैग। चलो फिर से फटाफट देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले जोन ऑफ कंबशन है, जिसमें हुआ क्या कि कार्बन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन व्हिच डेल्टा H will be -393.5 और 3 किलोजूल पर मोल है। Reaction is exothermic. This reaction is occurs at the lower part of this zone when the tunnels blow the hot air. This is reacted and temperature region कितना है 2170 Kelvin. Then the preparation of CO2, CO2 बना, CO2 गैस है, ऊपर जाएगा, ऊपर C आ रहा है, कोक उसके साथ रिएक्ट करेगा, CO2 moves up, react with carbon to form CO। तो CO2 में से कार्बन जो है, CO2 when reacted with carbon to give CO, but main thing is that is exothermic, that is endothermic, and that's why temperature जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। लिखते चलो, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास है स्लैग फॉर्मेशन जोन। तो स्लैग फॉर्मेशन जोन के अंदर हमने लिखा है यहाँ पर कि स्लैग फॉर्मेशन में सबसे पहले 1123 केल्विन टेम्परेचर पे CaCO3 जो है, ये टेम्परेचर की रेंज में 1123 केल्विन में कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कैल्शियम ऑक्साइड अगेन रिएक्टेड विद सिलिका। तो यहाँ पर है ना, वन पार्ट है, कोक है और है, बराबर, सिलिका भी वहां पर ऐड करते हैं, जिसके साथ वो रिएक्ट करेगा CaO प्लस SiO2 और वहां पर क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम सिलिकेट। तो इतना आप लिख लीजिए। फिर जो है एक नया जोन जो है हम लोग डिजाइन करेंगे, जिसको कहते हैं जोन ऑफ रिडक्शन। मैं ऊपर का यहाँ पर मिटा रहा हूं। तो अब क्या आएगा, जोन ऑफ रिडक्शन, बराबर है, जोन ऑफ रिडक्शन। तो इसके अंदर जो इक्वेशन है उसमें पेन कहाँ चली गई, चलो चलेगा। जोन ऑफ रिडक्शन में यहाँ पर अभी बारी आएगी मेन चीज की, जहां पर रिडक्शन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर टेम्परेचर की रेंज जो है अलग अलग होती है। सबसे पहले आप टाइटल डाल दीजिए कि टेम्परेचर रेंज जो है पहले 500 से 900 केल्विन है। देखो एक 500 से 900 केल्विन का रहता है, बराबर, और 900 से लेकर 1500 केल्विन के भी कुछ रिएक्शंस हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे कि मान लो कि यहाँ पर लिया हुआ है हमने Fe2O3, बराबर है, और उसके साथ CO का रिएक्शन है। तो Fe2O3 में से सामने क्या बनाएंगे आप, Fe3O4 प्लस CO2।
स्केलेटल इक्वेशन लिखो, फिर बैलेंसिंग तो हो जाती है। तो सबसे पहले 23 में से 34 कर दो, बराबर है, लिखते रहो। और 34 जो है Fe3O4 जो है उसके साथ आपका रिएक्शन ये करेगा CO, तो 34 में से 1 1 यानी Fe हो गया और CO2 बन गया। देखो जरा ध्यान से बेटा, 23 34 34 1 1 बराबर, इस तरह से हो जाएगा। पहला इक्वेशन अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर आप अगर कर लीजिए जैसे कि ये 3 2 6 बराबर है, तो ये 2 3 6 हो गया, ये तो Fe बैलेंस। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे बैलेंस करना है, तो 9 10 8 और 2 10, देखो बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहे हैं, बराबर है। और टेम्परेचर की रेंज जो है जनरली यहाँ पर 573 से 673 केल्विन की रेंज पकड़ लीजिए। दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है Fe3O4 प्लस, अब ये जो है मैंने आगे सिखाया हुआ MXOY वाला, तो MXOY के बेसिस पे जितने ऑक्सीजन है उतने ही कार्बन मोनोऑक्साइड और सामने उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड। याद करो क्या लिखा था, MXOY प्लस Y मोल ऑफ कार्बन, X मोल ऑफ मेटल प्लस Y मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे बैलेंसिंग इजीली हो जाएगी, बराबर। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है 773 से कुछ रहता है 873 केल्विन के आसपास, ये टेम्परेचर थोड़ा सा हायर टेम्परेचर पे होता है। और एक और अगर हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं तो यहाँ पर Fe2O3 जो है उसका एक और इक्वेशन लिखेंगे विद कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर है, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, FeO के अंदर, और प्लस बाय प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलेगी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बस और कुछ करना नहीं, यहाँ पे 2 Fe है तो यहाँ पे 2 FeO कर दो, 2 2 Fe, 3 और 1 4, तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन, और ये, सो दिस इज द रिएक्शन। ये रिएक्शन आप अच्छे से लिख लीजिए। और ये रिएक्शन जो है जनरली लिखा हुआ है कि कौन से टेम्परेचर की रेंज में हो रहा है, 500 to 900। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक जोन ऑफ रिडक्शन और एक जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन के रिएक्शंस तो होने ही चाहिए आपके। चलो नेक्स्ट में फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लिखेंगे, यहाँ पर टाइटल डालेंगे मिडल पार्ट। मिडल पार्ट के अंदर जो है जनरली 900 केल्विन से 1500 केल्विन के बीच में जो है वो आप टाइटल लिख लीजिए, दैट इज टेम्परेचर। और एक आगे है लिखा ही था ना, FeO प्लस कार्बन ग्रेटर देन 1073 केल्विन टेम्परेचर, तो Fe प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। यानी कि इस टेम्परेचर की रेंज में अगर ग्राफ में सिखाया आपको कि 1073 केल्विन से अगर ज्यादा है तो क्या होगा, Fe प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता चला जाएगा। और कई बार ऐसे इक्वेशंस भी वहां पर लिखे जाते हैं, जैसे कि अगर आयरन का कोई अनरिएक्टेड Fe2O3 रह गया है ऑक्साइड, तो फिर वो किसके साथ, तो ऊपर देखो मैंने यहाँ पर लिखा ही है कि 3C, तो ये हो जाएगा 2Fe और प्लस 3CO। ये जो इक्वेशन है वो यहां से भी आप बैलेंस कर सकते हो। सो दैट इज द मिडल पार्ट रिएक्शन, जिसमें दो रिएक्शन लिखे हमने। एक लिखा ग्रेटर देन 1073 केल्विन टेम्परेचर, और ये भी उसी टेम्परेचर पे होता है। तो समझिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि स्लैग फॉर्मेशन तो हो गया बेटा। स्लैग फॉर्मेशन में कौन सा टेम्परेचर का रेंज था यहाँ पर हमारे पास, जिसमें 1 1 2 3, सबसे पहले नीचे कार्बन, बराबर है, कार्बन में से कार्बन डाइऑक्साइड, आगे गया CO बना, बराबर, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, उसके आगे गया कार्बन मोनोऑक्साइड यूटिलाइज फॉर दिस ऑक्साइड टू कन्वर्ट इनटू अनदर ऑक्साइड, एंड एट द लास्ट वी ऑब्टेन दैट FeO, बराबर है। FeO जो है वो Fe में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब ये समझिए इसके इक्वेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो, सब में लेफ्ट हैंड साइड CO है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में। तीनों में CO और CO2 है कि नहीं, यस एग्री। ट्रिक सिखा रहा हूं, पहला लिखे 23 34 34 1 1, बराबर, और 1 1 में से सीधा Fe। तो इक्वेशन नंबर ये 1 2, और ये तीसरा जो मैंने टिक किया है वो तो आपकी कॉपी में होना ही चाहिए 101%, बराबर है। बाकी जो एक्स्ट्रा इक्वेशन तुम्हें याद आते तो लिखिए, वरना कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लिखा ही जाए, बराबर है। ये जो रिएक्शन है Fe2O3 का CO के साथ और Fe2O3 का कार्बन के साथ, बाई चांस अगर आप भूल भी जाते हो तो चलेगा, बराबर। लेकिन आपको जब ऐसा पूछता है कि 500 to 900 केल्विन की टेम्परेचर की रेंज में कौन से इक्वेशन आएंगे, तो आपको ये वाले मेंशन करने हैं। और मिडिल पार्ट में
यानी एक रेंज यहाँ पर है बेटा 500 to 900 और एक रेंज यहाँ पर भी होती है जहां पर 900 से 1500 केल्विन का एक रेंज होता है, जहां पर भी इसको कहते हैं रिडक्शन जोन। मोस्ट इंपोर्टेंट जोन दैट इज द रिडक्शन जोन, बराबर है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं आयन का एक्सट्रैक्शन। और लास्ट है जोन ऑफ फ्यूजन, बराबर है। जोन ऑफ फ्यूजन जो है उसमें क्या होगा, अब ये जो आयन मिला ना यहाँ पर वो मेल्ट होकर नीचे आ रहा है, बराबर, वो मेल्ट होकर नीचे आ रहा है, उसके साथ साथ स्लैग भी है, उसके साथ साथ स्लैग भी है। तो वहां पर दो लेयर बनाएगा, बराबर है, जिसमें एक स्लैग और एक मोल्टन आयन होगा। मोल्टन आयन और स्लैग में ये रहता है कि मोल्टन आयन हैवियर है, स्लैग लाइटर इन दैट, तो स्लैग का फॉर्मिंग, स्लैग बिकम्स द अपर लेयर, मोल्टन आयन बिकम्स द लोअर लेयर, एंड फ्रॉम दैट वी कैन, मोल्टन आयन को हम लोग यहाँ से टैपिंग होल में से अलग कर लेंगे, स्लैग को भी अलग कर लेंगे। मोल्टन आयन यानी हमारा आयन मिल गया, दैट इज द पिग आयन, बराबर है। उसके अंदर से हम लोग कास्ट आयन आगे बना सकते हैं और उसके अंदर से रॉड आयन भी बना सकते हैं। तो वो जो है थियरिकल पोर्शन है, उसके पॉइंट्स जो है हम लोग लिखकर देख लेते हैं कि उसमें मेन पॉइंट्स आपको कौन से याद करने हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वो जो मोल्टन लेयर बने उसमें अपर और लेयर पार्ट है, तो वही है जिसको कहते हैं जोन ऑफ फ्यूजन। बेटा जोन ऑफ फ्यूजन में क्या है, लोअर पार्ट जो रहता है जहां पर फ्यूज होता है, मेल्ट होता है, वो टेम्परेचर की रेंज है 1423 से 1673। वो मेल्ट होकर सब कुछ नीचे आएगा, तो स्पॉन्जी आयन मेल्ट डिसॉल्व, स्पॉन्जी आयन बनेगा, मेल्ट फॉर्म में होगा। और उसके अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटी अभी भी प्रेजेंट है, तो कार्बन तो होता ही है, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज, ये सारे भी उसके अंदर अभी भी एलिमेंट है। तो हमने देखा था कि दो लेयर बनेंगे वहां पर, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो मोल्टन स्लैग जो है वो अपर पार्ट फॉर्म करता है और लोअर पार्ट में क्या सिखाया था कि आयन होता है। टैपिंग होल में से हम लोग उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है, देखिए कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक लाइन में से क्वेश्चन बनता है बेटा। Fe contains 4% ऑफ कार्बन, यहाँ पर जो आयन मिलता है उसमें 4% कार्बन है, बराबर है। आपके टका ज्यादा आने चाहिए, यहाँ भले 4% हो, आपके 94 ले आना। इम्प्योरिटी कौन कौन सी है, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज, इसको कहते हैं पिग आयन। क्या कहते हैं, पिग आयन। इट इज कास्ट इनटू वैरायटी ऑफ शेप, वो अलग अलग शेप में कास्ट किया जा सकता है। कास्ट आयन जो है डिफरेंट फ्रॉम पिग आयन, कास्ट आयन कैसे बनाया जाता है, डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द पिग आयन, और कुछ स्क्रैप मटेरियल होता है उससे कास्ट आयन बनाया जा सकता है। सो इट इज मेड बाय मेल्टिंग द पिग आयन प्लस आयन स्क्रैप। ये जो लिखा हुआ है किसके लिए लिखा हुआ है, मेड बाय मेल्टिंग ऑफ पिग आयन एंड आयन स्क्रैप, कास्ट आयन के लिए लिखा हुआ है। तो पिग आयन, उसके बाद कास्ट आयन, बराबर है। कास्ट आयन के अंदर जनरली परसेंटेज कार्बन के हो जाते हैं 3%, बराबर है। और उसके बाद भी चीजें बाकी रहती है, प्रिपरेशन ऑफ रॉट आयन, एंड रॉट आयन इज द लास्ट स्टेज वेयर द कार्बन परसेंटेज इज 0.2 to 0.5%, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयन। ये सबसे प्योर फॉर्म है बेटा। ट्रेस एलिमेंट अभी भी उसमें फॉस्फोरस या तो सल्फर होता है हल्का सा। कार्बन इन रॉट आयन इज ग्रेफाइट, कार्बन रॉट आयन के अंदर जो होगा वो ग्रेफाइट के फॉर्म में हो सकता है या तो सीमेंटाइट, बराबर, सीमेंट को टाइट कर देने वाला Fe3C, ये फॉर्मूला है सीमेंटाइट। सीमेंट को टाइट नहीं, ये तो एक मजाक कर रहा हूं, सीमेंटाइट का मतलब है Fe3C। तो कार्बन जो है रॉट आयन में वो या तो ग्रेफाइट के फॉर्म में होगा या तो Fe3C यानी सीमेंटाइट के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है कि जो रॉट आयन बना हो कैसा है, डक्टाइल है, सॉफ्ट है, मेलेबल है, बराबर है। और याद कीजिए कि Fe2O3, ये वाला इक्वेशन रिपीट हो रहा है, अगर उसमें कार्बन की इम्प्योरिटी जो भी है तो वो कोक उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, Fe में कन्वर्ट हो जाएगा और 3CO। अगर उसमें सल्फर ऐसा इम्प्योरिटी है, सल्फर अगर उसमें ऐसा इम्प्योरिटी है तो Fe2O3 सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Fe प्लस SO2, क्या बनाएगा, Fe प्लस SO2। आगे देखिए मैंगनीज ऑक्साइड अगर है वहां पर इम्प्योरिटी के फॉर्म में, देन इट इज रिएक्टेड विद सिलिका, तो अभी ये मेटलिक ऑक्साइड है, देन इट इज रिएक्टेड विद सिलिका कन्वर्टिंग इनटू स्लैग फॉर्मेशन। तो जितनी भी इम्प्योरिटी सब निकालते हैं। Fe2O3 के अंदर फॉस्फोरस अगर P4O10 के फॉर्म में है, ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, FePO4 फेरिक फॉस्फेट। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा है,
बराबर है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, लर्न करने हैं यूजेस जो आपके टेक्स्ट में लास्ट में दिए हुए हैं। तो जो एक्सट्रैक्शन पढ़ते जाओ, साथ में यूजेस भी रट्टा मारते जाओ, क्योंकि इसको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। कास्ट आयरन में लिखा होगा एक कास्टिंग स्टोव्स बनाने में, रेलवे स्लीपर्स, गटर के पाइप बनाने में, टॉयज बनाने में यूज होता है। रॉट आयरन का यूज क्या है? मेकिंग एंकर, वायर, बोल्ट, चेन्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, बराबर है। ये सारी चीज बनाने में काम में आता है। निकल स्टील, ये जो आयरन का एक्सट्रैक्शन है वो स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर भी रहता है। तो निकल स्टील और क्रोमियम स्टील दो टाइप है। निकल स्टील जो है वो मेकिंग केबल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एरोप्लेन पार्ट, पेंडुलम, बराबर है। एंड मेजरिंग टेप, जो मेजरिंग टेप आती है, बराबर है, वो वाली नहीं जो कपड़ों वाले दर्जी यूज करते, वो वाली मेजरिंग टेप नहीं, एक और आती है जिससे हम लोग जहाँ फैब्रिकेशन का काम होता है वहां पर ये यूज करते हैं, दैट इज अ मेजरिंग टेप। क्रोम स्टील जो है वो कटिंग टूल्स में भी यूज होता है, क्रशिंग मशीनरी में भी यूज होता है, और बाकी भी थोड़े बहुत यूजेस है दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, सो दैट इज द कंप्लीशन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, बराबर है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जहां पर हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे। थैंक यू।